हेलो एवरीवन। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। अब तक के वीडियोस में मैंने समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या मीनिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या एसेंशियल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रीएम्बल को समझाया, प्रीएम्बल के मीनिंग को समझाया, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आने वाले आर्टिकल्स जो आर्टिकल 1 टू 11 में हैं वो मैंने बताए। लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में आने वाले आर्टिकल आर्टिकल 12 के बारे में मैंने बताया था। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 के 4 क्लॉजेस हैं, उनको समझेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को भी समझेंगे, और कुछ केस लॉज को समझेंगे जो कि हमारे आर्टिकल 13 से रिलेटेड हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डिरोकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब इसको समझते हैं कि जो आर्टिकल 13 है वो कह रहा है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को? कि कोई ऐसे लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ऐसे लॉज बने हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के को कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, को के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो वॉइड हो जाएंगे। या फिर कोई ऐसे लॉज जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट बना रहा है और फंडामेंटल राइट्स को ओबे नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहे हैं, तो वो भी वॉइड हो जाएंगे। तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को बचा सेव कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी अदर लॉज विच आर नॉट इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स। तो ओवरव्यू पढ़ें इसका। Article 13 ensures the protection of fundamental rights by declaring that any law that contravenes or goes against these rights shall be void। मैंने अभी यही समझाया कि आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट कर रहा है अपने फंडामेंटल राइट्स को उन सभी लॉज से जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल 13 में चार प्रिंसिपल्स हैं, या कह लीजिए चार क्लॉजेस हैं। 13 क्लॉज 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3 एंड 4। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कब से ऑपरेटिव हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑपरेटिव हुए हैं 26 जनवरी 1950 से। अब बात करते हैं 13 क्लॉज 1 क्या कहता है। 13 क्लॉज 1 सीधा सीधा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उससे पहले भी हमारे पास सारे लॉज थे। अब वो लॉज को अगर हम कंपेयर करेंगे फंडामेंटल राइट्स से, और उसमें अगर हम देखेंगे कि कोई लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो लॉ जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, उसको इनवैलिड कर देंगे। तो all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of constitution as they are inconsistent with the fundamental rights shall be void। तो मैंने अभी आपको यही समझाया, इसको थोड़ा सा और सिंपल समझ लेते हैं। आर्टिकल 13(1) टॉक्स अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मैंने यही बताया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताता है हमारा 13 क्लॉज 1। और उसमें जो भी लॉज हैं वो अगर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हैं, इन लाइन नहीं हैं, तो वो वॉइड हो जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि एक टाउन है विद अ सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीवन फॉलोज। ठीक है, तो दीज रूल्स, लेट्स कॉल दीज रूल्स एज टाउन रूल्स। और आफ्टर सम टाइम, और ये रूल्स पुराने रूल्स हैं, अब कुछ नए रूल्स बने, न्यू सेट ऑफ पीपल, वहां पे नए लोग आए और उन्होंने नए रूल बनाए। अब वहां पे इस आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का एप्लीकेशन अगर देखें, तो टाउन रूल्स जो हैं वो हमारे हुए क्या? फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू रूल्स क्या हैं? जो नए लोगों ने लॉ बनाया है, वो जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब अगर 13 क्लॉज 1 को इस पे अप्लाई करेंगे और इसमें से टाउन रूल्स यानी फंडामेंटल राइट्स में और न्यू रूल्स यानी जो नए लॉ बना है उसमें से अगर कोई भी चीज फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रही होगी, इन लाइन नहीं होगी, तो वो लॉ जो होगा वो वो इनवैलिड हो जाएगा। आई होप 13 क्लॉज 1 समझ में आ गया होगा।
अब कैसे इसकी जो इसका एक्सटेंट है, कंसिस्टेंसी जो है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा लॉ किस किस हद तक फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इन लाइन है या नहीं है। तो इस एक्सटेंस जो कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है किसी भी लॉ की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे यहाँ दो प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि आप फिल्टर आउट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, जितने भी लॉज हैं उनको आपने फिल्टर कर लिया, और अगर फिल्टर करने के बाद कोई भी ऐसा लॉ आपको मिला जो कि इनकंसिस्टेंट है, उसको हम वॉइड कर देंगे, उसको हम नलिफाई कर देंगे वहां पे। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक रेसिपी बुक है, मान लीजिए लॉ, और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मान लीजिए कुछ रूल्स हैं, उसमें कुछ बैड रूल्स हैं, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें जो वैलिड रूल्स हैं वो हमारे रह जाएंगे, जो इनवैलिड रूल्स हैं वो हमारे बाहर हो जाएंगे। तो हम ये कह देंगे कि हम ठीक है, इस रेसिपी में कोई एक चीज नहीं है, बट स्टिल ये रेसिपी वी कैन एंजॉय द टेस्टी पार्ट्स ऑफ दिस रेसिपी। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब हमने सारे लॉज को फिल्टर किया, और जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं कर रहे थे उनको हमने वॉइड कर दिया। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है ये समझ लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहता है टू शैडो, मतलब कि जो हमने वॉइड किया था उसको फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली इनऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ शैडो कर रहे हैं, उसको सिर्फ कवर कर रहे हैं। कि अगर बाद में कभी भी ये लॉज को हम अप्लाई करते हैं तो वी कैन मेक देम ऑपरेटिव अगेन। तो जो भी कोई एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स को अलाइन में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के अलाइंड नहीं है, और हमने उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में हमने उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को किसी ना किसी पर्पस से हमने उन्हीं लॉज को हमने किसी ना किसी पर्पस से अगर बाद में फिर यूज किया, तो वो लॉज जो है वो हमारे वापस से ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो क्या किया फंडामेंटल राइट्स ने? फंडामेंटल राइट्स ने उन वॉइड लॉज को, जो हमने लॉज वॉइड किए थे, उनको शैडो कर दिया, उनको शैडो कर दिया, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा के उनको जस्ट कवर कर दिया। मतलब कि वो इनऑपरेटिव हैं, लेकिन बाद में वो ऑपरेटिव किए जा सकते हैं बाद में। तो आई होप ये दो डॉक्ट्राइंस समझ में आ गई होंगी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो पूरे आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में भी और क्लॉज 2 में भी, हमें जब भी ये डिटरमाइन करना हो कि कौन से लॉज हमारे वॉइड हैं या कौन से नहीं हैं, तो हम उन दोनों में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि क्या लॉज हमारे इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं है। अब बात करते हैं 13 क्लॉज 2 की। तो 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन करेगा, और अगर स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो वो उसको वॉइड माना जाएगा। तो 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? 13 क्लॉज 1 कह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई भी लॉज हैं और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नहीं इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो वॉइड हो जाएंगे। 13 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसको वॉइड माना जाएगा। एक सिंपल सा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस केस है ये, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ने सीज कर दिया था और ट्रैवल करने से मना कर दिया था। तो मेनका गांधी का आर्गुमेंट ये था कि भाई ये राइट टू ट्रैवल है, एक फंडामेंटल राइट है, और गवर्नमेंट इस एक्शन को वायलेट कर रही है बाय सीजिंग हर पासपोर्ट एंड स्टॉपिंग हर फ्रॉम
ट्रैवल। तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए इसको अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से अगर जोड़ा जाए, अब इसको हमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से अगर देखते हैं, तो गवर्नमेंट एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। तो इस इस लॉ में वॉइड है, द लॉ वोंट बी कंसिडर्ड वॉइड इफ इट वाज मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। अब ये वॉइड है क्योंकि फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन कर रही है गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है, अगर सरकार को कुछ करना है, स्टेट को कुछ भी करना है, करे, लेकिन they should understand this, there should be a reasonable justification, cannot unreasonably restrict fundamental rights। बिना किसी रीजन के कोई फंडामेंटल राइट किसी के रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते। तो कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट सेड यस, आर्टिकल 13 क्लॉज टू प्रोटेक्ट laws made before the constitution, but it doesn't mean government can unreasonably restrict fundamental rights। तो मेनका गांधी केस में ये बहुत साफ हो गया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स को इवन गवर्नमेंट भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकती है। तो ये हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 था। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो 13 क्लॉज 3 में क्या है कि कोई भी ऑर्डिनेंसेस, इसमें लॉ को डिफाइन किया है कि लॉ क्या है, लॉ में क्या क्या आता है, व्हाट इंक्लूड्स, व्हाट कंक्लूड्स लॉ। तो ऑर्डिनेंसेस, जितने भी ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं, जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स और यूसेजेस, ये सब लॉ के अंडर आते हैं। इन सब को लॉ के अंदर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि ये कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी अगर इनमें से किसी का भी नेचर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देने के लिए है, तो वो आर्टिकल 13 के अंडर कवर नहीं होगा। और दूसरा एक्सेप्शन है कि पर्सनल लॉज हमारे जो है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, ये कभी भी आर्टिकल 13 के अंडर कवर नहीं होते। अब आता है 13 क्लॉज 4। ये बड़ा ट्रिकी है और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में क्या हुआ कि जो अमेंडमेंट्स हैं, क्या वो आर्टिकल 13 के अंडर आएंगे? अब इसके लिए पहले शंकरी प्रसाद, मैंने जो नीचे केस लॉज दे रखे हैं, उन केस लॉज को भी हम देखेंगे। पर इसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में, और इस अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट लेके आई थी। पार्लियामेंट ने यह कहा कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का यूज करके बनता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में यूजिंग आर्टिकल 368 शेल नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा अगर वो, इवन इफ दैट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अलाइन है, इनकंसिस्टेंट है, तब भी उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड अमेंडमेंट रहेगा। अब इसको समझते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या कैसे रहा इसका, वो भी देख लेते हैं कुछ केस लॉज के साथ। तो पहला केस लॉ है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। इसके बाद आया गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13। उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसमें पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि आर्टिकल 368 के थ्रू अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा उसको वैलिड माना जाएगा, वो कभी भी वॉइड नहीं होगा, इवन इफ दैट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, इवन इफ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो भी वो वैलिड रहेगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। फिर आया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें फिर से अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 13 ये कहा गया। तो अगर हम जिस्ट समझें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 का, तो वो ये है कि कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट लेके आती है यूजिंग आर्टिकल 368, वो कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता,
even if that infringes, even if that amendment is not in line with फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं भी कर रहा है तब भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का वीडियो आर्टिकल 13 के बारे में। मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी बताए हैं, वो सारे नोट्स में पढ़े जा सकते हैं अच्छे से। और इन केस और मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स भी समझाया है। आई होप आज का ये आर्टिकल 13 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज टू ड्रॉप अ नोट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट टू योर क्वेश्चंस। तो ये था आज का वीडियो आर्टिकल 13 पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, माय चैनल। और इन केस अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए सिमिलर नोट्स का, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी legalcurrents@gmail.com है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय एंड टेक केयर।